नमस्कार दोस्तों, मैं करण कौशिक आज आपके सामने हरियाणा सामान्य ज्ञान की क्लास 2 लेके आए हैं और क्लास 2 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चेक करते हैं भाई कि अपनी आवाज क्लियर है या नहीं है। बिल्कुल आवाज को देखिए, बिल्कुल क्लियर है, सभी को आवाज साफ आ रही है। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लाइव सेशन। देखिए बच्चों, आज हमारी हरियाणा सामान्य ज्ञान क्लास 2 है। हमने पहले चैप्टर में पहला पॉइंट किया था पाषाण काल। पाषाण काल को डिटेल में पढ़ा था। बिल्कुल आवाज बिल्कुल क्लियर है सबको? चलो नमस्कार अमित बाल्याण जी, नमस्कार। हम स्टार्ट करते हैं ध्यान से। जैसा कि मैंने आपके पहले क्लास में बताया था, हम हरियाणा का सामान्य ज्ञान साथ के साथ देश का, भारत का राष्ट्रीय हिस्ट्री, राष्ट्रीय इतिहास साथ साथ हम कर रहे हैं। उसमें मैंने पहला पॉइंट बताया था पाषाण युग। पाषाण युग हम कंप्लीट पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद मैंने भारत के पाषाण युग के बारे में बताया और फिर मैंने हड़प्पा संस्कृति बताई, हरियाणा से संबंधित हड़प्पा के साक्ष्य। कल जिन्होंने क्लास नहीं लगाई थी उनके लिए क्विक रिवीजन है, ध्यान से समझना। हमने हड़प्पा के साक्ष्यों में कल पढ़ा था मिथ्याथल भिवानी। मिथ्याथल भिवानी बताया था, वहां पर बताया था तांबे की कुल्हाड़ी। क्लियर? बनावली फतेहाबाद, बनावली फतेहाबाद में हमने बताया था हल व जौ के साक्ष्य, हल की आकृति व जौ के साक्ष्य। जुता हुआ खेत, यह भी हमने कहा बताया था बनावली फतेहाबाद। कुणाल जो वर्तमान में रतिया में है, रतिया ये भी फतेहाबाद में है। यहां पर हमें मिले थे शाही मुकुट और गहने। तो कुणाल, रतिया, फतेहाबाद में शाही मुकुट और गहने। इसके बाद हमने पढ़ा था एक भिरडाणा। भिरडाणा भी कहां पर है? ये भी फतेहाबाद में है भिरडाणा। इसके अलावा हमने दौलतपुर और भगवानपुरा, दौलतपुर कुरुक्षेत्र, यहां पर मिली थी मिट्टी की मोहरें। दौलतपुर कुरुक्षेत्र मिट्टी की मोहरें। भगवानपुरा ये भी कुरुक्षेत्र में, और यहां पर हमें मिली थी तांबे की और कांच की चूड़ियां। इसके अलावा हमने कल पढ़ा था राखीगढ़ी हिसार। राखीगढ़ी हिसार में मैंने बताया था 100 करोड़ की लागत से हरियाणा का सांस्कृतिक, हड़प्पा सांस्कृतिक संग्रहालय राखीगढ़ी हिसार में बनने जा रहा है। और हिसार में मृतगढ़ हमें कहां पर मिले थे? मृतगढ़, राखीगढ़ी हिसार। इसके अलावा मैंने बताए थे गेहूं और चावल के साक्ष्य भी कहां पर मिले थे? राखीगढ़ी हिसार। ईंटों का बड़ा अनानागार भी कहां पर मिला था? राखीगढ़ी हिसार। इस प्रकार हमने कल कंप्लीट, और रोहतक में मैंने 3 साइट बताई थी। गिरावड़ रोहतक इमाम तहसील में, मदीना रोहतक और फरमाना खास। फरमाना खास को मैंने बताया था दक्षखेड़ा। तो दक्षखेड़ा में हमने बताया था कब्रिस्तान, टेराकोटा उद्योग, ये दोनों का थे फरमाना में। ये हमारी बिल्कुल क्विक रिवीजन हो चुकी है जो हमने कल पढ़ा था, क्योंकि कल पहली क्लास थी, कुछ बच्चे नहीं आए होंगे, उसको ऑफलाइन वीडियो को देख लेना, और कुछ मैंने क्विक रिवीजन दे दी है। अब हम बात करते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था उसी के साथ साथ हम नेशनल जीके के वो कंपेरिजन के साथ देखते हैं। यहां पर है हमारी हरियाणा जीके और इस तरफ है हमारी नेशनल जीके। ध्यान से समझिए। हमने पढ़ा था जुता हुआ खेत। जुता हुआ खेत हमने हरियाणा में पढ़ा था बनावली फतेहाबाद। बनावली फतेहाबाद। और नेशनल जीके में अगर जुता हुआ खेत आएगा तो आपका जुता हुए खेत पर आंसर आएगा कालीबंगा, राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जुता हुआ खेत। यहां पर अगर हरियाणा में आए तो बनावली फतेहाबाद, पेपर में लिखा होना चाहिए वर्ड हरियाणा, तब बनावली लिखोगे। अगर पेपर में खाली लिखा हुआ जुता हुआ खेत तो आंसर क्या आएगा? कालीबंगा, राजस्थान। अगला पढ़िए ध्यान से। ईंटों का अनानागार।
अनानागार होता है जहां पर अनाज का संग्रहण किया जाता है, अनाज को संग्रहित किया जाता है ताकि फर्दर यूज में लिया जाए, बाढ़ के टाइम पर और किसी इमरजेंसी के टाइम पर। ईंटों का अनानागार अगर हरियाणा में पूछता है तो आपका आंसर आएगा राखीगढ़ी। परंतु खाली अनानागार पूछे और हरियाणा वर्ड ना हो तो अनानागार में आपका आंसर आएगा मोहनजोदड़ो। वर्तमान में कहां पर है ये? पाकिस्तान में, पाकिस्तान। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, ईंटों का अनानागार हरियाणा में आए तो राखीगढ़ी, हरियाणा वर्ड आए। अगर सिंपल आए तो अनानागार कहां पर है? मोहनजोदड़ो। अनानागार से संबंधित एक और चीज बताता हूं मैं, ध्यान से समझना। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी? आपकी अनानागार। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहां है? अनानागार। ठीक है, क्लियर भाई? अनानागार। आगे देखिए, ये हमारे 2 पॉइंट हुए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर पेपर में आए हरियाणा में सबसे बड़ा टीला, हरियाणा में सबसे बड़ा टीला, विशाल टीला, बड़ा टीला, तो आपका आंसर आएगा राखीगढ़ी, हिसार। परंतु यही क्वेश्चन विशाल टीला नेशनल जीके में आए, भारत का विशाल टीला पूछे तो तब आपका आंसर होगा धोलावीरा, गुजरात। जो पॉइंट नहीं है एक्स्ट्रा विकिपीडिया में वो आप लिख लीजिए, विशाल टीला, धोलावीरा, गुजरात। स्पीड सबको आ रही है? ब्राइटनेस कम है? अभी आप टारगेट पे ध्यान मत दीजिए, अमित दैया जी और वगैरह, हम यहां पर आपको कंप्लीट कराएंगे, नेशनल जीके भी और हरियाणा जीके भी। अब जैसे मैं लिखवा रहा हूं, अब आपके ध्यान इस पे अपने और क्वेश्चन पूछोगे कि हरियाणा पुलिस का पेपर कब होगा, ये कब होगा, वो आप बाद में पूछिए ना। अभी पढ़ाने के टाइम पर ये सारे पॉइंट जो विकिपीडिया में नहीं है एक्स्ट्रा, उनको लिख लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। मैंने साथ के साथ कंपैरिजन कर रहा हूं। हरियाणा में टीला पूछे तो राखीगढ़ी, परंतु देश में पूछे तो क्या आएगा? विशाल टीला, धोलावीरा, गुजरात। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, 99% गारंटी, क्योंकि 100% तो भगवान भी पूर्ण नहीं कह सकते। अगर आपने कंप्लीट हरियाणा जीके और नेशनल जीके यहां से कर ली तो 60 में से आपके 50 से अबो स्कोर हो जाएंगे, 40 आपका रेस्ट पोर्शन बचेगा। उसके लिए मैं नेशनल जीके और हरियाणा जीके साथ साथ कंपैरिजन करके पढ़ा रहा हूं। उसमें आप पढ़ने में फोकस कीजिए, कुछ समय के लिए भूल जाइए कि लाइव क्लास है। यह ध्यान रखिए कि मैं आपको एक क्लास में पढ़ा रहा हूं और आपको ईच एंड एवरी पॉइंट लिखना है। किसी का लिखते हुए पॉइंट छूट जाता है तो मैंने कल भी कहा था, जिसका भी पॉइंट छूट जाए लिखते हुए वो WWW लिख देना। इसका मतलब है कि लिखते हुए पॉइंट आपका छूट गया है। ठीक है, अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा है, ये हम थोड़ा करते हैं ब्राइटनेस का इशू। ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा है, बता दीजिए। अच्छा प्रवीण सैनी जी, क्लियर नहीं दिख रहा है मार्कर्स। देखिए, तो विशाल टीला, धोलावीरा, गुजरात, क्लियर टू यू? अब देख लेते हैं, अब आ जाएगा बिल्कुल क्लियर। अगला पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेपर में आ जाए, कांच की और तांबे की चूड़ियां। कांच, अब बिल्कुल क्लियर आ रहा है, वह तांबा, कांच व तांबे की चूड़ियां आ जाएं तो हरियाणा में आए तो आंसर आएगा भगवानपुरा। और यही कांच व तांबे की चूड़ियां नेशनल जीके में आए तो आएगा चुनहुदड़ो। चुनहुदड़ो, क्लियर टू यू? तो हरियाणा में कांच व तांबे की चूड़ियां आए तो भगवानपुरा, नेशनल जीके में आए तो चुनहुदड़ो। क्लियर? अगला पॉइंट देखिए, ये क्लियर भाई? ये हमारे मृत गड्ढा घर, मृत गड्ढा घर हरियाणा में आए तो आपका आंसर होगा राखीगढ़ी, हिसार। परंतु यही मृत गड्ढा घर अगर नेशनल जीके में आए, मृत गड्ढा घर नेशनल जीके में आए, तब आपका आंसर होगा ब्रजहोम व गुफराल, जम्मू कश्मीर, J&K।
ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेराकोटा उद्योग में पहले पढ़ा चुका हूं, दक्ष खेड़ा फरमाना। ठीक है जी गुज्जर साहब, दक्ष खेड़ा फरमाना। यहां पर देखिए थोड़ा इन चीजों को कि मृतगढ़ राखीगढ़ी हिसार, परंतु यही मृतगढ़ अगर नेशनल जीके में आए तो आपका आंसर क्या होगा? ब्रजहोम और गुफराल जम्मू कश्मीर। दूसरा, इसके साथ प्रश्न क्या आता है कि 100 के साथ हमें किस पशु के साक्ष्य मिले? 100 के साथ हमें कुत्ते के साक्ष्य मिले। पेपर में आता है हड़प्पा संस्कृति के व्यक्ति मृत 100 के साथ किस पशु के 100 को रखते थे? तो आंसर क्या आएगा? कुत्ता। क्लियर टू यू? ये मैंने कंपैरिजन बताया सभी को। हाय रावत साहब, राम राम, बिल्कुल राम राम आपकी, पर पढ़ाई पे ध्यान दो, इस पे पढ़ाई पे फोकस करो। अब बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा मार्कर में, ठीक है। ये मैंने हरियाणा जीके और नेशनल जीके के कुछ कंपैरिजन किए। अब नेशनल जीके के कुछ अनछुए तथ्य, हड़प्पा संस्कृति के नेशनल जीके के अनछुए तथ्य जो अभी तक हमने नहीं छुए। देखिए, एक स्टोरी सुनाता हूं, उससे बिल्कुल याद हो जाएगा आपको। ध्यान से समझिए स्टोरी को, आराम से बोल रहा हूं। भगवान शिव जी मस्त आदमी है। अभी तो सावन का महीना है। शिव जी के जो प्यारे हैं, जो शिव जी को पसंद करते हैं, पूरा नॉर्थ इंडिया शिव जी भगवान को बहुत ज्यादा पूजता है। बहुत सारे कावड़ लेने भी गए हैं, कावड़ लेके आते शिव जी के लिए। तो इसी प्रकार भगवान शिव जी थे, वो उनका एक भगत योगी की अवस्था में एक महाविद्यालय भवन में बैठकर साथ में कंकाल का ढेर था और पूजा कर रहा था कंकाल के ढेर के साथ भगवान शिव जी का एक भगत। वो भगवान शिव जी का भगत बिल्कुल पूजा में लीन था। तभी उसी समय इंद्र को डर हो गया और इंद्र ने सोचा इसने भक्ति कर ली तो पता नहीं ये क्या वरदान मांग लेगा। तो इंद्र ने उसकी तपस्या को भंग करने के लिए एक अप्सरा भेजी। वो अप्सरा आके नाच गाना करने लगी। अप्सरा ने तांबे के बढ़िया आभूषण डाल रखे थे, तो तांबे के आभूषण डाल रखे थे तो नाच गाना वो करने लगी। उस भगत ने उसको कहा कि मैडम जी, आपने अगर नहाना हो तो ये बड़ा स्नानागार है, इसमें स्नान करो। आपने अगर खाना हो तो यहां पर अनानागार है, यहां पर खाओ, परंतु मेरी तपस्या को भंग मत करो। तो फिर भी नहीं मानी वो बोली मैं तो तपस्या भंग करूंगी। तो उसने उसको शराप दे दिया, मतलब तू जिंदगी भर नुए ऐसे नाचे जाएगी, ऐसे कुछ करे जाएगी, कपड़े बनाएगी, रिझाएगी और कपड़ों पर क्या करती रहेगी? रंगोली। तो ध्यान से समझिए, कपड़ों पर क्या करती रहेगी भाई? रंगोली। उसी के बाद फिर उसने अप्सरा ने उससे समायाचना करी। तो उसने बोला भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरा जो ये शराप है एक बाबा है वो दूर कर सकते हैं। तो बाबा कहां है? बोला बाबा एक कब्रिस्तान में है। कौन सी कब्र में जी? बहुत कब्र है यहां पर। बोला एक 37 कब्र है, 37 कब्र है, उस कब्रिस्तान में है और ऊंचाई पर बैठे मिलेंगे। अच्छा जी। मतलब वो वहां जाकर तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा जड़ी बूटी देंगे इंजेक्शन से के तौर पर। वो इंजेक्शन जो तुम्हें लगाएंगे, कहने का मतलब जड़ी बूटी जब तुम लगाएंगे, जब तुम क्या हो जाओगी ठीक। तो भाई वो भाग के उस बाबा के पास गई, वहां पर उनके पास गई, उन्होंने पित्तल के साथ उन्होंने भाई इंजेक्शन वगैरह दवाई जड़ी बूटी दी। जब वो जाके ठीक हुई, पर उन्होंने कह दिया कि तू डायरेक्ट स्वर्ग में नहीं जा सकती, तू पहले मनुष्य रूप में आएगी और मनुष्य रूप में आने के बाद तेरा एक प्रेम प्रसंग है, इस व्यक्ति से विवाह होगा तो तुम दोनों की मौत होगी और जब तुम कहां पे जाओगे? स्वर्ग में। तो फिर भाई वो अपने प्रेमी से मिलती, एक प्रेमी हुए उसके जो जिसको शराप मिला था, तो वहां पर वो प्रेमी से मिलती किसी ऐसी जगह पर जहां पर कोई भी नहीं आता, जहां पर सुनसान था बिल्कुल, कोई ऐसे खेत थे जिनमें पानी भी नहीं था, बिल्कुल जल निकासी भी नहीं थी। वहां मिलते, वहां मिलने के बाद एक दिन उनके परिवार वालों ने देख लिया। जब परिवार वालों ने उनको देख लिया तो वे भाग गए। उस समय भागने के लिए हवाई जहाज या मोटर गाड़ी तो होती नहीं थी, वे भाग के समुद्र के पास पहुंच गए। और जब समुद्र के पास पहुंचे तो जितना भी पैसा वैसा था, मोती माला थी, साथ में लेके जा रहे थे, घरवाला ने वो मिल गए, वहीं पर दोनों मार दिए। तो वहीं पर उनकी क्या होगी? युगल समाधि। क्लियर टू यू? तो कहानी भी सुन में आई क्या भाई? सबसे पहले मोटा मोटा सारांश दोबारा बताता हूं कहानी का। एक योगी पूजा करे था, उसको एक अप्सरा तंग करने आई,
उसने उसको सारे ऑफर दिए, खाने के ऑफर दिए, नहाने के ऑफर दिए, परंतु किसी भी ऑफर को उसने नहीं माना। फिर उसने उसको शराब दे दिया, और भाई शराब का इलाज करे बताया 37 कब्र में जाके करे। फिर वहां पे उसने बताया पहले मनुष्य रूप में जा, मनुष्य रूप में जाके उनका प्रेम प्रसंग चलेगा। फिर प्रेम प्रसंग के बाद घर वालों को पता लगेगा, और घर वालों को पता लगने के बाद वे भागते हुए पकड़े जाएंगे और उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु। ठीक है, अब इस कहानी को हम याद करते हैं, किस तरह से हमें याद होगा, ध्यान से समझिए। योगी की अवस्था, महाविद्यालय भवन, महाविद्यालय भवन में पूजा कर रहा था ना योगी की अवस्था। पशुपति नाथ की मूर्ति, क्योंकि शिव जी की पूजा कर रहा था, तो पशुपति नाथ की मूर्ति, योगी की अवस्था, महाविद्यालय भवन, इसमें पूजा कर रहा था। ये साक्ष्य कहां के हैं, मोहनजोदारो, जो वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान में। मोहनजोदारो पाकिस्तान में, क्लियर। फिर मैंने बताया था इसको तंग करने के लिए कौन आई, अप्सरा, काश्य की नर्तकी। उसने काश्य के क्या डाल रखे थे, आभूषण। काश्य की नर्तकी आई। योगी साहब ने उनको क्या क्या ऑप्शन दिए, योगी साहब ने उनको ऑप्शन दिए कि बड़े स्नानागार, बड़े स्नानागार में स्नान करो, बड़े अनानागार में खाना खाओ। परंतु वो अप्सरा नहीं मानी थी, तो फिर उन्होंने शराप दे दिया कि जा भाई तू ऐसे ही कपड़ों पर क्या करेगी, रंगोली। तो ये सारे साक्ष्य कहां के हैं, मोहनजोदारो। मैं क्वेश्चन को अलग तरीके से सोल्व करता हूं। मोहनजोदारो हड़प्पा के सारे साक्ष्य हो जाएं, तो उसके अलावा जो दूसरे चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली आंसर में हो जाएगा। ध्यान से समझिए, पूरा हो गया भाई याद। देखिए समझिए, योगी की अवस्था में, महाविद्यालय भवन में, पशुपतिनाथ शिव जी की पूजा कर रहे थे। साथ में क्या था, कुएं का कंकाल, कुएं का कंकाल के ढेर, इनमें पूजा कर रहे थे। कौन आई, काश्य की नर्तकी। क्या ऑफर दिया, भाई नहाना हो तो नहा, बड़ा स्नानागार जा, भाई खाना हो तो खा, बड़े स्नानागार में खा। अगर ये काम नहीं हो रहे, भी बड़ा स्नानागार, बड़ा स्नानागार, फिर हो गए रुष्ट। क्या दे दिया, शराब। क्या बोले, तू कपड़ों पर क्या करती रहेगी, रंगोली। ये सारे के सारे साक्ष्य हमारे किसके हैं, मोहनजोदारो के। क्लियर टू यू। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं। योगी की अवस्था, महाविद्यालय भवन, पशुपतिनाथ की पूजा, कंकाल के ढेर में, कहां पर, मोहनजोदारो में। तंग करने के लिए कौन आई, काश्य की नर्तकी। क्या ऑफर दिया, नहाना हो तो नहा, बड़ा स्नानागार, खाना हो तो खा, बड़ा स्नानागार। नहीं माननी तो क्या दे दिया, शराब। और क्या बोली, तू कपड़ों पर क्या करती रहेगी, रंगोली। क्लियर भाई। ये हो गया हमारा कौन सा, मोहनजोदारो। अगला देखिए, उसी ट्रिक से फिर आगे मैंने क्या बताया था, उसको क्या बोला कि भाई तू R37 की कब्र में जा। R37 समाधि कब्रिस्तान, R37 समाधि कब्रिस्तान। इंजेक्शन पीतल का इक्का, पीतल का इक्का बताया जा रहा है, पीतल का इक्का। अरे मैंने बोला दवाई दी, दवाई में ध्यान रखो, BCG। कौन सी दवाई दी, BCG। बी से बैल, बैल शंख का बना बैल। सी से चबूतरा, मकान में निकला चबूतरा। जी से गर्भ, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा। मैंने बताया था भाई, उसने क्या बोला, दवाई देनी पड़ेगी। वो दवाई कहां देंगे, कब्रिस्तान में देंगे। तो कब्रिस्तान में देंगे, क्लियर हो गया अभी सभी को, कब्रिस्तान में देंगे। देखो तो कब्रिस्तान में कैसे, कब्रिस्तान में R37 कब्रिस्तान। कौन सी दवाई, BCG। BCG का इंजेक्शन, इंजेक्शन से हो गया इक्का। किसका इक्का मिला, पीतल का इक्का। बी से बैल,
शंख का बना बैल, सी से चबूतरा, मकान में निकला चबूतरा, जी से गर्भ, गर्भ से निकला हुआ पौधा। ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये हमें कहां के साक्ष्य मिले? हड़प्पा। तुम्हारी ट्रिक से क्लियर होगा भाई कहानी। पहली ट्रिक क्या थी? योगी की पूजा कर रहे थे। दूसरा, जो उसको शराप दिया था दूर करने के लिए कहां पर भेजा? कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में दूर करने के लिए क्या देनी थी? दवाई। कौन सी दवाई? BCG। बी से बैल, कौन सा बैल? शंख का बना बैल, सी से चबूतरा, मकान में निकला हुआ चबूतरा, जी से गर्भ, गर्भ से निकला हुआ पौधा, और इक्का इंजेक्शन पीतल का इक्का। ये सभी कहा के साक्ष्य हैं हड़प्पा के। क्लियर टू यू? एक बात और बताता हूं मैं तुम्हें, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, कल भी बताया था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे है। क्लियर टू यू कि भाई हड़प्पा रावी के, मोहनजोदारो सिंधु के। एक और बात याद रखना, जैसे कि हमें पता लगा काश्य की नर्तकी, बड़ा सनानागार, गर्भ से निकला हुआ पौधा, तो ये सारे इशारे इस तरफ कर रहे हैं कि उस समय की सोसाइटी में ज्यादा चित्र, ज्यादा वस्तुएं महिलाओं की मिली है। तो इससे पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता मात्र सत्तात्मक समाज था, मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। मैट्रियार्कल सोसाइटी, महिला प्रधान सोसाइटी थी, मात्र सत्तात्मक समाज। प्रश्न में आ जाए कैसे पता लगा? कैसे पता लगा भैया? इससे पता लगता है कि महिलाओं की ज्यादा वस्तुएं मिली, महिलाओं का ज्यादा सामान मिला, कोई भी पुरुषों का इतना ज्यादा सामान नहीं मिला। तो इससे पता लगता है उस समय महिलाओं की चलती थी मात्र सत्तात्मक समाज। हाँ भाई, R37 पूछा है गुरदीप गुलारपुर ने। R37 का मतलब है 37 कबर। 37 कबर, उसका नाम R37 दिया गया है जो हड़प्पा में पाई गई है। ठीक है जी, गुलारपुर जी 37 कबर। क्लियर टू यू? ये हमारा सारा का काम हो गया भाई। बुक में ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, यही तो मैंने बताया था। ये जो हमारी हरियाणा जीके है वो लिख रखी है बुक में, कुछ नेशनल जीके के पॉइंट नहीं है। वो नेशनल जीके के जो पॉइंट नहीं है वो उतार लो यहां से। यही तो मैंने बताया था, ये लाइव क्लास में आपको बहुत बेनिफिट होगा जो लाइव पढ़ेंगे, क्योंकि उनके डाउट में साथ के साथ ले सकता हूं। अब किसी के R37 नहीं लिखा तो उसको समझ में नहीं आएगा, लाइव में आप पूछ सकते हो। बुक में हरियाणा जीके है, उसी पेज पर नेशनल जीके के कुछ पॉइंट और साथ के साथ लिख लीजिए। क्लियर होगा अभी सभी को? शाबाश। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे और मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे, ये हमारा किसका सिस्टम हुआ? हड़प्पा का। अब देखो, हमें हड़प्पा के सारे साक्ष्य पता लग गए, हमें मोहनजोदारो के सारे साक्ष्य पता लग गए। मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिख दूं, कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी, परंतु ऑप्शन में हड़प्पा और मोहनजोदारो जरूर आएगा। तो चाहे तो ये साक्ष्य आ जाएंगे, वरना हम वैसे भी क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। हमारे यहां तक क्लियर हुआ भाई? अब आगे देखिए, फिर मैंने क्या बताया उसको भाई, इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाने के बाद दवाई दे दी, फिर वो बोली कि डायरेक्ट तुम स्वर्ग में नहीं जा सकती, पहले तुम्हारे मनुष्य रूप में जाना पड़ेगा और वहां पर तुम्हारी मृत्यु होगी जब तुम कहां जाओगे? स्वर्ग में। तो सुनो, वो अपने प्रेमी से मिलने लगी एक जुते हुए खेत में, जहां पर जल निकासी नहीं थी। मैंने बताया था सुनसान इलाका था, जल निकासी नहीं थी। वो प्रेमी प्रेमिका मिलते, आज भी देखा होगा भाई तुमने, बहुत सारे पार्क वारक में मिलते हैं, जाते रहते, कॉर्नर ढूंढते पार्क पुरुक में, पता नहीं कहां। सोसाइटी थोड़ी सी चेंज हो गई है, वैसे गट्स होने चाहिए, आराम से खुले में बात करनी चाहिए, हमें सभ्य तरीके से रहना चाहिए। तो वे भी उस समय भी था प्रेम प्रसंग। जुते हुए खेत में मिलते, जब, अब तो बिल्कुल साफ दिख रहा होगा, जुते हुए खेत में मिलते जहां जल निकासी नहीं थी, और वहां बैठ के भगवान की पूजा करते हवन कुंड में कि भगवान हमारा ब्याह करा दे। बहुत सारे प्रेमी हैं, नुकारियों करवा दे भगवान, उस पर मिलवा दे, मैं कावड़ चढ़ाऊंगा, पता नहीं क्या करूंगा। सावन में आधे प्रेमी आशिक भी जाते हैं इसी सोच में कि ब्याह करा देंगे, बोला बोला ब्याह करा होगा हमारा बोला भंडारी। तो इसी प्रकार वे भी हवन कुंड में, जुते हुए खेत में, जहां पर जल निकासी नहीं थी, वहां पर क्या करते थे? पूजा, कि हमारा क्या हो जा? ब्याह। तो जुटा हुआ खेत, जल निकासी और हवन कुंड, ये तीनों साक्ष्य हमें कहां मिले? कालीबंगा राजस्थान।
तो प्रेमी प्रेमिका बताई थी, वे मनुष्य रूप में जाना पड़ेगा, मनुष्य रूप में जाना पड़ेगा तो जब वो प्रेमी से प्यार करेगी फिर उसकी मृत्यु होगी तब वो स्वर्ग में वापस जाएगी। तो जुटा हुआ खेत, जल निकासी नहीं थी, जहां पर जल निकासी नहीं थी, और हवन कुंड कालीबंगा राजस्थान। पूरे हड़प्पा सभ्यता में केवल एकमात्र शहर है जहां पर जल निकासी नहीं थी। बहुत बार प्रश्न आता है, कौन सा? कालीबंगा राजस्थान। और मैंने हरियाणा में भी पढ़ाया था कि जुटा हुआ खेत का साक्ष्य अगर हरियाणा में आ जाए तो आएगा बनावली फतेहाबाद। क्लियर टू यू? चलो भाई, अब इसके साथ हो गया भाई। अब फिर क्या हुआ? वे दोनों एक दिन पकड़े गए, पकड़े गए तो भाग लिए, भाग लिए तो भाई मोती मारा मन के कुछ खाने के समान में चावल, मोती मारा मन के खाने के समान में चावल लेकर भागे। और वे भागते हुए देश पार करना चाहो थे, समुद्र में पहुंचे, समुद्र के पास जहाज में बैठने वाले थे, जहाज के पास चले गए, डॉकयार्ड, गोदी, जहाज की गोदी, जहां पर जहाज खड़े रहते हैं, जहां पर जहाज खड़े रहते हैं, गोदी, ये सारी डॉकयार्ड, गोदी, मोतीमाड़ा मन के और चावल के साक्ष्य में मिले लोथल गुजरात। मैंने बताया भी कुछ लेके भागेंगे साथ में, तो क्या लेके भागे? मोतीमाड़ा और मन के। और खाने के सामान में क्या लेके भागे? चावल। और कहां पर? समुद्र पार करना चाहते थे, डॉकयार्ड, जहाजों की गोदी के पास पहुंचे। जैसे वो पहुंचे वो पकड़े गए और उनके फादर ने वो दोनों मार दिए। तो उन दोनों की क्या बन गई? अब युगल समाधि। तो युगल समाधि भी कहां पर है? लोथल गुजरात। अगर पेपर में युगल समाधि आए तो लोथल गुजरात, अगर पेपर में खाली समाधि आए, सिंपल समाधि, सिंपल समाधि के साक्ष्य ज्यादा मिले हैं कालीबंगा में। याद रखना, युगल समाधि लोथल गुजरात और खाली समाधि कहां पर होगा? खाली जो समाधि वो होगी आपकी कालीबंगा राजस्थान। इस प्रकार वो मरे, फिर वो स्वर्ग में दोबारा अप्सरा पहुंच गई। तो हमें अब 3 चीजों के हो गए हमारे, हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगा। इनके हमें सभी साक्ष्य कर लिए। 4 ऑप्शन ऐसे हो गए, चाहे तो ये डायरेक्ट प्रश्न आ जाए, चाहे इनडायरेक्ट आ जाए। हम इन 4 ऑप्शनों से पूरा हड़प्पा का क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। क्लियर भाई? ये किसके साक्ष्य? लोथल के। अब कुछ तथ्य और लिखिए, सिंपली जल्दी लिखिए कि भाई हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक साक्ष्य में किले मिले हैं। किले, किले द्वार 2 तरह के होते थे, मुख्य द्वार और साइड वाला। परंतु एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी किला नहीं मिला, चुनहुदड़ो। चुनहुदड़ो में कोई भी किला नहीं मिला, कोई भी किला या टीला नहीं मिला। पेपर में आता है वो कौन सा साक्ष्य जिसमें कोई भी दुर्ग नहीं था, दुर्ग या किला या टीला नहीं था? तो आंसर क्या आएगा? चुनहुदड़ो। चुनहुदड़ो में कोई भी दुर्ग या किला टीला नहीं था। हाँ जी, जयवीर भास्कर जी पूछ रहे कितने मंथ में करवा रहे करंट वगैरह। देखो अब आपकी स्पीड पे है, अब लाइव क्लास 2 या 3 क्लास जब हो जाएंगी तब आप मुझे कैच कर पाओगे और स्पीड को पकड़ पाओगे, तो हम जल्दी ही सारे सिस्टम करा देंगे। कुछ क्लासेस प्रदीप जी आपको देंगे हरियाणा करंट अफेयर्स की, कुछ मैं दूंगा, ठीक है? तो आपकी सारी चीजें करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ हो जाएगा। क्लियर भाई? अब हम बात करते हैं चुनहुदड़ो, कोई भी किला नहीं। जैसे पूछा सिटी विदाउट सितादल, ये यही है चुनहुदड़ो, क्योंकि 2 तरह के दुर्ग होते थे, सितादल और ऊपर दुर्ग। इसमें कोई भी नहीं था, तो आंसर क्या आएगा भाई? चुनहुदड़ो। अगर पेपर में आ जाए कौन सा ऐसा साक्ष्य है जिसमें 3 दुर्ग थे? 3 दुर्ग, एकमात्र ऐसा साक्ष्य है जिसमें 3 दुर्ग थे, तो आंसर क्या आएगा? धोलावीरा गुजरात। कोई भी दुर्ग नहीं चुनहुदड़ो, 3 दुर्ग है धोलावीरा गुजरात। क्लियर भाई? 3 दुर्ग आ जाए धोलावीरा गुजरात, कोई भी दुर्ग नहीं है चुनहुदड़ो। दुर्ग में 2 तरह के होते थे, दुर्ग सितादल, छोटे अपर वाला पोर्शन, लोअर वाला पोर्शन। हड़प्पा सभ्यता धर्म के आधार पे नहीं थी, ये कास्ट बेस नहीं थी, क्लास बेस थी। क्लास बेस पेपर में आ जाए, इकोनॉमिकल क्लास बेस थी।
दुर्ग में ऊपर वाले पोर्शन में अमीर क्लास रहती थी, नीचे वाले पोर्शन में गरीब क्लास रहती थी। क्लियर भाई? ठीक है भाई। तो 3 दुर्ग धोलावीरा गुजरात, चुन हुदड़ो कोई भी किला नहीं। आगे देखिए, और साक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक प्रश्न में पूछा था बच्चे ने, घोड़े के साक्ष्य। रियलिटी में घोड़े के साक्ष्य के पूरे प्रमाण नहीं है, फिर भी पेपर में आ जाए तो सुडकोत्रो। सुडकोत्रो में किसके साक्ष्य मिले हैं? घोड़े के। परंतु यह प्रमाण इसलिए नहीं माना गया, यूपीएससी ने क्वेश्चन में पूछा था और उसमें घोड़े के साक्ष्य को नकार दिया था हड़प्पा में। परंतु आपके पेपर में आ जाए तो आपने लिखना घोड़े के साक्ष्य में सुडकोत्रो। क्लियर? इसके अलावा कभी क्वेश्चन आ जाए कि तलवार से परिचित थे या नहीं थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता में सतैये का साइन मिला। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता में सतैये का साइन मिला, तलवार से परिचित नहीं थे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सोसाइटी थी? धर्मनिरपेक्ष सोसाइटी थी। धर्मनिरपेक्ष सोसाइटी थी। क्लियर भाई? धर्मनिरपेक्ष सोसाइटी थी। ये सारे क्वेश्चन किससे संबंधित थे? हड़प्पा से संबंधित। क्लियर? आगे देखिए, एक क्वेश्चन और पूछते हैं जर्नली। बड़ी इमारत मैंने बता दिया, बड़ी इमारत कौन सी थी? अनानागार, मोहनजोदड़ो। एक क्वेश्चन और पूछते हैं, हड़प्पा की शेप कैसी थी? हड़प्पा की शेप ऑलमोस्ट त्रिभुजाकार थी। यह नहीं कि परफेक्ट त्रिभुज थी, त्रिभुजाकार थी। परंतु इसके नॉर्थ वाले हिस्से में सबसे नॉर्थ में जो था जम्मू कश्मीर, मांडा, सबसे उत्तरी हिस्सा था मांडा जम्मू कश्मीर। सबसे नीचे वाला हिस्सा था इमामाबाद, दिमामाबाद, कौन सा भी पूछ सकता है, महाराष्ट्र। इमामाबाद, दिमामाबाद, महाराष्ट्र। साउथ का हिस्सा, दक्षिण का हिस्सा बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा आप साफ मार्कर में। उत्तरी हिस्सा था जम्मू कश्मीर, मांडा। मैंने जम्मू कश्मीर में बताया भी था, दर्ज ओमो और गुफराल में मृत गड्ढा घर मिले। मृत गड्ढा घर में किस पशु को साथ में मिला? हमने पशु में ही बताया था, पशु में मिला था कुत्ता। और यहां पर इमामाबाद, दिमामाबाद, महाराष्ट्र हमारा दक्षिणी पॉइंट। हमारा पश्चिमी पॉइंट था बलूचिस्तान। पश्चिमी पॉइंट हड़प्पा सभ्यता का बलूचिस्तान, जो कहां पर है? पाकिस्तान में। और इस सभ्यता का पूर्वी पॉइंट था आलमगीरपुर, यूपी। आलमगीरपुर, यूपी। यही सभ्यता का कौन सा पॉइंट था? पूर्वी। यह भी कई बार प्रश्न पूछता है कि उत्तरी पार्ट कौन सा था? जम्मू कश्मीर, मांडा। दक्षिणी पार्ट कौन सा था? दिमामाबाद, इमामाबाद, महाराष्ट्र। और पूर्वी पार्ट था आलमगीरपुर, यूपी। और आपका पश्चिमी पार्ट था बलूचिस्तान, पाकिस्तान। क्लियर भाई? ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हड़प्पा सभ्यता से रिगार्डिंग थे। शेप पूछे त्रिभुजाकार, परंतु ये पूछे उत्तरी दक्षिणी पॉइंट, ये आपने मेंशन करने हैं। क्लियर? इसके अलावा मैं बताता हूं आपको कुछ प्रश्न और बनते हैं। कौन सा उद्योग फेमस था? टेराकोटा उद्योग। टेराकोटा उद्योग, बर्तन वगैरह बनाने की शैली थी, टेराकोटा उद्योग। सिक्के भी पाए जाते थे, सिक्के बनाने की पद्धति पूछते हैं। सिक्के बनाने की पद्धति कौन सी थी? सेल खड़ी। सेल खड़ी एक पद्धति थी जिस पद्धति से क्या बनाए जाते थे? सिक्के। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन से उद्योग के लिए फेमस थी? टेराकोटा उद्योग। फरमाना में भी मिला टेराकोटा उद्योग, बहुत इंपॉर्टेंट है, फरमाना रोहतक में। और पेपर पूछते हैं सिक्के, सिक्के बनाने की कौन सी पद्धति थी? सेल खड़ी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, सिक्कों पर किस पशु के साक्ष्य मिले?
मैं आपको बता रहा हूं, दो पशु बता रहा हूं जिनके साक्ष्य नहीं मिले, और कोई भी पशु आ जाए आप आंसर दे सकते हो। गाय व शेर, गाय व शेर, बाघ, इनके साक्ष्य नहीं मिले। सिक्कों पर किसके साक्ष्य नहीं मिले? गाय व शेर के साक्ष्य नहीं मिले। इसके अलावा कुछ भी आ जा, बैल आ जा, हाथी आ जा, घोड़ा आ जा, ठीक है, जो मोस्टली पशु पूछते हैं, बारासिंग आ जा, हिरण आ जा, उन सभी के साक्ष्य किस पे मिले हैं? हड़प्पाकालीन सिक्कों पर। किसके नहीं मिले ये ध्यान रखो, गाय के व शेर के, क्योंकि पेपर में गाय देगा, नहीं करके पूछता है प्रश्न किसके साक्ष्य नहीं है, और सब सोचते हैं कि गाय के साक्ष्य मिले होंगे। नहीं, गाय और शेर के साक्ष्य नहीं मिले थे, और सभी के क्या मिले थे? साक्ष्य। चंडीगढ़ पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। सेल खड़ी पत्ती थी भाई सिक्के बनाने की, और पूछे सिक्के किस पे पत्ती में थे? 16 अन्य पत्ती, अन्ना पत्ती, बाइनरी सिस्टम में। बाइनरी, जैसे बाइनरी में होता है ना 2, 4, 8, 16। बचपन में किसी फादर, अपने फादर वगैरह से पूछना, पहला होते थे 2 अन्य, 4 अन्य, 8 अन्य, 16 अन्य। तो 2 अन्य, 4 अन्य, 8 आने, 16 अन्य जो अपने सिक्कों की पद्धति है, हमने कहां से ली? हड़प्पा से। तो हड़प्पा से हमने ली है अन्ना पद्धति। क्लियर टू यू भाई? अन्ना पद्धति भी कहां से ली है? हड़प्पा से। काऊ और सिंह नहीं थे, ठीक है भाई। और 16 अन्ना पद्धति भी हमने हड़प्पा से ली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य जो मैंने आपको पढ़ाए, इनसे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। सिक्के कर दे भाई इसको रब। व्यापार में आ जाए, कौन सा पत्थर फेमस था? अफगानिस्तान से व्यापार होता था लेपिस लेजुली पत्थर का। यह भी प्रश्न आता है। लेपिस लेजुली नामक पत्थर था, यह हीरे के टाइप का। इसका व्यापार किस देश से होता था? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से इस पत्थर का व्यापार होता था, लेपिस लेजुली। ठीक है। और एक बात और बिल्कुल अच्छी बात की सोनू भाटी जी ने, भाई कमेंट आपके क्वेश्चन से रिगार्डिंग करो। हरियाणा की वीडियो कब आएगी, चंडीगढ़ पुलिस का कब क्या होगा, ये कमेंट आप मत कीजिए। अगर आप ये कमेंट करोगे तो भाई मेरा पढ़ाने के ध्यान की बजाय इसी की तरफ ध्यान जाएगा। कमेंट केवल पढ़ाई से संबंधित करो, और कमेंट आप बाद में पूछो हमसे जो भी प्रश्न पूछने हैं। जैसे बच्चे ने पूछा, रुचि सैनी जी ने, लेपिस लेजुली। लेपिस लेजुली एक पत्थर था जो कहां से है? हम अफगानिस्तान से मंगवाते थे। तो पेपर में आता है हमारे व्यापार अफगानिस्तान वगैरह के साथ पत्थर वगैरह के व्यापार होते थे। और बहुत इंपॉर्टेंट, व्यापार में आ जाए तो हमारी पहली व्यापारिक फसल, हमारी पहली व्यापारिक फसल जो थी वो थी सिंडोन, जिसको हम कहते हैं कपास, कॉटन। हमारे यहां पर कपास कॉटन बोया जाता था, और ग्रीक वाले हमसे व्यापार करते थे, ग्रीक सभ्यता वाले, यूनान सभ्यता, रोमन सभ्यता वाले, और वो इस कपास को क्या कहते थे? यूनानी कपास को क्या कहते थे? सिंडोन। ग्रीक भाषा में कपास को किस नाम से जाने जाते थे? सिंडोन। ये बहुत बार प्रश्न आता है कि हड़प्पा की पहली व्यापारिक फसल, ध्यान देना, मैंने बोला पहली व्यापारिक फसल थी सिंडोन, कपास। सिंडोन किसको कहते थे? कपास को। कौन कहता था? ग्रीक वाले। और ये पूछे पहली फसल, खाली पहली फसल पूछे तो क्या आएगा? जो। परंतु व्यापारिक फसल पूछेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका? सिंडोन। तो सिंडोन किस फसल को कहते थे? कपास को। कौन कहते थे? ग्रीक वाले। क्लियर भाई? हाँ, ये मार्बल स्टोन की तरह है भाई, ये पत्थर लेपिस लेजुली। क्लियर? तो व्यापारिक फसल यूनानी सिंडोन, किसको कहते थे? कपास को। और एक और चीज आती है, यूनान वाले काली मिर्च लेके जाते थे जो उनको मसालों में बहुत प्रिय थी। तो पेपर में आता है हड़प्पा में यवन प्रिय किसको कहा? यवन प्रिय कहा काली मिर्च को। काली मिर्च को हड़प्पा में किस नाम से जाना जाता है? यवन प्रिय। कि यूनानियों को क्या थी? ये बहुत प्रिय थी, यवन प्रिय काली मिर्च। ये भी प्रश्न बहुत बार आता है। क्लियर भाई? अब एक प्रश्न बहुत अच्छा आता है, अगर वो पूछे ना व्यक्ति कैसे थे, व्यक्ति पूछे तो व्यापारी वर्ग था। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, व्यक्ति पूछे तो किसके थे? व्यापारी वर्ग। परंतु वो पेशा पूछे ना, पेशा, तो कृषि लिखना, क्योंकि वो कृषि का व्यापार करते थे।
पेशे में कृषि का व्यापार करते थे, परंतु व्यक्ति कैसे थे? व्यापारी। यहां पे दोनों चीजें हैं। मुख्य व्यवसाय पूछे तब आपका आंसर कृषि आएगा, क्योंकि कृषि का व्यापार करते थे। परंतु व्यक्ति पूछे तो उस टाइम पे ट्रेडर्स और व्यापारी लिखे, तो आंसर व्यापारी देना है। बात घुमा दिए दोनों, ध्यान से समझना। अगर वो व्यापार या पेशे से संबंधित क्वेश्चन पूछे तो आंसर दोगे कृषि। अगर वो व्यक्ति पूछे क्या थे तो आंसर क्या दोगे आप? व्यापारी थे। क्लियर टू यू? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये गुज्जर साहब, आप संडे ऑफ है आपका, इस तरफ ध्यान जा रहा है, क्लास की तरफ थोड़ा ध्यान दो। आराम से बता दिया जाएगा जब क्लास ओवर होगी कि कल संडे ऑफ है या नहीं है। क्लास से संबंधित प्रश्न पूछो भाई, आपके फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहे हैं यहां पर विद्यापीठ टाइम्स वाले, कि ताकि भाई कहीं पर किसी का HSSC में किसी का कोई एग्जाम निकल जाए। अभी नहीं पता लगेगा आपको, जब पूरी हो जाएगी हमारी क्लास, जब किसी का सिलेक्शन होगा, हम उस कमेंट का इंतजार करेंगे, वो ये बोले कि मैंने कहीं पर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग नहीं ली, केवल यहाँ की लाइव क्लासों को पढ़ के मेरा सिलेक्शन हुआ है। उसके लिए बैठे हैं भाई। हरियाणी में कहावत भी है, मास्टर राम राम के भूखे हो हैं। ठीक है, तो राम राम के भूखे हैं, थोड़ा उसमें ध्यान दो भाई, इस पर फोकस करो थोड़ा। ठीक है भाई, ये हमने बताया पत्थर वत्थर यवन प्रिय वाले सिस्टम। भाषा, लैंग्वेज मैंने पहले ही बताया था। अज्ञात लिपि थी भाई, अज्ञात लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है, अनडेसिफर्ड लिपि थी भाई। अब और देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट टू पॉइंट मैंने बताया था। अगर पेपर में पेशा या व्यापार पेशा पूछे तो आपने क्या लिखना है? कृषि। अगर वो व्यक्ति किस क्लास के थे, कृषक क्लास के थे, क्षत्रिय थे, व्यापारी थे, तब आपने व्यक्ति वर्ड आए तो लिखना है व्यापारी, और पेशा वर्ड आए तो क्या लिखना है? कृषि। वो सफिशिएंट, वो तो एग्जाम है, काफी हो जाएगा, सफिशिएंट है। अब इसके अलावा पेपर में ये हो रहा था उसकी समकालीन सभ्यता। हमारी हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसको हम बोल सकते हैं दजला फरात की सभ्यता, फारस की सभ्यता, इराक ईरान की सभ्यता। फास्ट लिखना भाई कि हड़प्पा के समकालीन कौन सी सभ्यता थी? हड़प्पा के समकालीन सभ्यता में आ जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया इराक ईरान के पोर्शन को बोलते हैं, इराक ईरान के क्षेत्र को। और इराक ईरान में जो नदी बहती है कौन सी? दजला फरात। जिस प्रकार हम हड़प्पा बोलते हैं ना हड़प्पा, और इराक ईरान की बजाय क्या बोलते हैं? भारत। दजला फरात की बजाय क्या बोलते हैं? सिंधु। इसी प्रकार वहां पर जो मुख्य नदी थी कौन सी थी? दजला फरात। जगह थी वो कौन सी थी? मेसोपोटामिया। आज वो क्षेत्र किसमें पड़ता है? इराक ईरान में। और कौन सी खाड़ी है वहां पर? फारस की खाड़ी। तो ये चार नाम है कि हमारी समकालीन कौन सी सभ्यता थी। सबसे सभ्यता कौन सी थी भी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला फरात, फारस की सभ्यता, इराक ईरान। क्लियर? ये सभ्यता थी। इसके साथ हमारा मुख्य व्यापार होता था, तो आंसर आएगा मेसोपोटामिया के साथ। क्लियर टू यू? एक और सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता को बोल सकते हो नील नदी की सभ्यता। एक और नाम इसका दे सकते हो पिरामिड की सभ्यता। यह भी समकालीन थी मिस्र की सभ्यता। हड़प्पा सबसे पुरानी नहीं, चीन की सभ्यता सबसे पुरानी है। चीन की सभ्यता सबसे पुरानी है भाई। सबसे पुरानी सभ्यता में आए तो क्या आंसर आएगा आपका? चीन की सभ्यता सबसे पुरानी है। चीन की सभ्यता सबसे पुरानी चीन की सभ्यता है भाई, इस बात को याद रखना। तो हमारी समकालीन सभ्यता में मिस्र की सभ्यता भी है। मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे थे? नील नदी के। और यहां पर पिरामिड, शवों को आज भी पिरामिड के फॉर्मेट में रखा जाता था। मम्मीज बोलते, मम्मी मूवी भी आई थी, मम्मीज, मम्मी भी आ सकता है वर्ड मम्मीज। उनको शवों को पूरा सामान रख के वहां पर पिरामिडों में रखते हैं और ये मानते हैं कि वो उनके पूर्वज हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो पिरामिड की सभ्यता, पिरामिडों के लिए मिस्र के पिरामिड 7 वंडर्स में भी है। तो पिरामिड या मिस्र की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता भी हमारी क्या थी? समकालीन सभ्यता। चीन की सभ्यता हमारे से पुरानी सभ्यता थी, चीन की सभ्यता। क्लियर टू यू भी? पिरामिड की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। इस प्रकार हमारे व्यापार वगैरह इनसे होते थे।
अब आता है कि हड़प्पा के पतन के क्या कारण थे। पतन के कारण भी दिमाग लगा के करने हैं। कैसे दिमाग लगाना है? जॉन व्हीलर, जॉन व्हीलर, व्हील मैंने पहिया, पहिए मैंने राजा, राजा महाराजा, राजा महाराजा क्या होंगे? आर्यंस। तो जॉन व्हीलर जो इतिहासकार है उन्होंने कहा था आर्यंस के आने से, किसके आने से? आर्यंस के आने से हमारे यहां पर आर्यंस किस पे आए? रथ पे बैठ के। व्हीलर से क्या याद रखोगे? रथ। रथ पे बैठ के आर्यंस आए और हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ? विनाश। तो जॉन व्हीलर जो इतिहासकार वो कहते हैं आर्यंस के आने से। इसके अलावा मोस्टली जो इतिहासकार है मैक्स मुलर, मार्शल या अन्य कोई भी मोस्टली कहते हैं कि बाढ़, नदियों की में बाढ़ के आने की वजह से, नदियों में बाढ़ आने की वजह से हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ था? नुकसान। क्लियर टू यू? तो किस तरह याद रखोगे भाई? जॉन व्हीलर क्या कहते हैं? आर्यंस के आने की वजह से, और सारे क्या कहते हैं? बाढ़ आने की वजह से। तो मुख्य जो तर्क माना गया है वो बाढ़ आने की वजह से ही माना गया है। क्लियर भाई? क्लियर? हाजी शान यादव जी बोल रहे थे कि बार बार रिपीट मत कीजिए। वो इसलिए क्योंकि भाई किसी का बच्चे का कोई छूट ना जाए तो इसलिए बार बार बोलना पड़ता है। ठीक है? वैसे आप सिलेबस की टेंशन मत लीजिए, जल्दी होगा वो। अब आप बात करते हैं, ये हमारी हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट हुई। हड़प्पा सभ्यता जैसे मैंने राष्ट्रीय सभ्यता भी बताई और इसमें भी सारा मैंने कंपैरिजन करके पढ़ाया। जैसे बताया सबसे बड़ी इमारत अनानागार, परंतु नाम सबसे बड़ा मुझे तो बड़ा सनानागार। दोनों की दोनों इमारत कहां पर थी? मोहनजोदाड़ो। शंख का बैल, चबूतरा, पीतल का इक्का, R37 समाधि कहां पर थी? हड़प्पा। जुता हुआ खेत, बिल्कुल जल निकासी नहीं थी, हवन कुंड कहां पर थे? कालीबंगा, राजस्थान। चलिए टू यू। इसके अलावा पूछे आपको समकोण पे सड़क काटती थी, 90 डिग्री का एंगल था, ऑक्सफोर्ड सर्कस थी, बिल्कुल बढ़िया सिस्टम था, पक्के मकान थे। ये सभी किस काल की देन है? हड़प्पा। हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी। उसके पतन के कारणों में मैंने बताया जॉन व्हीलर, व्हील मैंने पहिया, पहिए मैंने रथ, रथ से कौन आए थे? आर्यंस। तो आर्यंस के आने का कौन बोलता है? जॉन व्हीलर। इसके अलावा सभी क्या कहते हैं कि भाई ये हड़प्पा बाढ़, बाढ़ नदियों में बाढ़ आने की वजह से हुई है। अब हम जैसे हड़प्पा सभ्यता का दौर खत्म हुआ, हड़प्पा सभ्यता का मैंने टाइम बता दिया था 2500 से लेकर 1500 BC। ये किस मेथड से है? कार्बन 14 डेटिंग, कार्बन 14 मेथड से। ये कार्बन 14 मेथड जो पुराने जीवाश्म है उनकी आयु पता लगाने के लिए, चट्टानों की, सब चीजों की आयु पता लगाने के लिए यूज होता है कार्बन 14 मेथड। उससे हमने पता लगाया 2500 से लेकर 1500 BC तक क्या था? हड़प्पा काल। अब जब हड़प्पा काल का नाश हुआ, नुकसान हुआ, विनाश हुआ, तो 1500 से लेकर 500 ईस्वी तक के काल को बोलते हैं वैदिक काल। पर इस वैदिक काल को भी मैं दो पार्टों में बांटता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1500 से लेकर 500 तक का वैदिक काल, और इस 1500 से लेकर 1000 तक आपका ऋग्वैदिक काल, और 1000 से लेकर 500 तक उत्तर वैदिक काल। क्यों इन दो पोर्शनों में बांटा है? सोचने की बात है, अभी बताते हैं आपको। बढ़िया एग्जामिनर इनसे प्रश्न पूछेगा, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, 1500 से 500 वैदिक काल। समझिए, क्योंकि वैदिक काल से प्रश्न बहुत ज्यादा आएंगे हरियाणा में, क्योंकि वैदिक सभ्यता का हरियाणा को सभ्यता का पालना कहा गया है। तो इसमें क्यों क्वेश्चन आएंगे? वैदिक काल क्या था? आर्यंस आए। आर्यंस आने के बाद आर्यंस मूल रूप से मध्य एशिया से आए थे, यह भी आपको पढ़ाया जाएगा। आर्यंस के बारे में भी विभिन्न विचारधाराएं भी हैं। कोई जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती तिब्बत, ये कहते हैं कि तिब्बत से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव से आए हैं। ये बहुत बार प्रश्न आता है। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं उत्तरी ध्रुव से, स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं तिब्बत से, परंतु मुख्य रूप से जो माना गया है मध्य एशिया से माना गया आर्यंस के आगमन को। आर्यंस आने के बाद स्टार्टिंग में वो पूजते थे किसको? प्रकृति को। जब प्रकृति को पूजेंगे तो प्रकृति में सबसे बड़ी क्या? वनस्पति, पेड़ पौधे। और वनस्पति पेड़ पौधे किससे होंगे? बारिश से। तो उस समय सबसे बड़ा भगवान होता था पुरंदर, इंद्र। उस समय महिलाओं का सम्मान होता था। अपाला, लोपामुद्रा, विश्वसर्रा, बहुत सारी विदुषियां होती थी।
जनसभा समिति सभी में स्त्रियों को भाग लेने दिया जाता था। कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं था। ऋग्वैदिक काल हमारी सभ्यता का सबसे स्वर्णिम काल है। इसमें कोई कास्ट नहीं थी, पूरा महिलाओं का सम्मान होता था, पढ़ाई होती थी, विशेष प्रकार की पढ़ाई होती थी जंगलों में। उस विशेष प्रकार की पढ़ाइयों को बोलते थे अरण्यक। कुछ गुरुजी पास बैठकर भी पढ़ाते थे। पास मैंने उपनिषद मैंने बोल कर दिया गया ज्ञान, उपनिषद समीप बैठकर दिया गया ज्ञान। तो बहुत तरह पढ़ाइयों के साधन थे। हमारे यहां पर आश्रम होते थे, बिल्कुल अच्छी सोसाइटी थी। जैसे ही ऋग्वैदिक काल का एंड हुआ, ऋग्वैदिक काल का एंड कब हुआ? ऋग्वैदिक काल के 10वें सूक्त में वर्ण व्यवस्था जोड़ी गई। क्योंकि प्रकृति में कुछ भी चेंजेस हो जाते थे, कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी भूकंप आ जाते थे, तो इन सभी को यह बताया गया एक क्लास ने कि भाई प्रकृति से ऊपर भी कुछ है। वो बोले प्रकृति से ऊपर क्या है? तो फिर पुराणों में मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई कि भगवान का डर दिखाया गया। भगवान क्या है? दिल में विश्वास करने वाला। भगवान डर भी है और जीत भी है। अगर आप गलत करोगे तो भगवान का डर होगा, अगर आप अच्छा करोगे तो भगवान आपको जीत का विश्वास देगा। तो फिर उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था बनाई गई और कहा गया इस प्रकृति को, संसार को रचाने वाला कौन है? भाई ब्रह्मा, प्रजापति। तो उत्तर वैदिक काल में बड़े भगवान कौन से हो गए? ब्रह्मा जी, प्रजापति। और उत्तर वैदिक काल में बताया कि इनके साथ दो और साथी इनके, एक विष्णु जी और एक महेश जी। तो इनको भगवान बताया गया। और जो इंद्र थे, सोम था, अग्नि था, इन सभी देवताओं को छोटे बताया गया। फिर बताया गया कि स्त्री प्रधान नहीं पुरुष प्रधान समाज होगा। हम नगर से गांव की तरफ आगे, तो हमारा जो नुकसान हुआ वो उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आ गई, कास्ट सिस्टम आ गया कि भाई ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, उसके उदर से, पेट से वैश्य की उत्पत्ति हुई और उसके पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार के विचार दिए गए जिससे सोसाइटी में वर्ण व्यवस्था आई। पहले वर्ण व्यवस्था काम करने के लिए बनाई थी, फिर जातिगत आधार पर हो गया। इससे हमारी सभ्यता का क्या होता चला गया? नुकसान। हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे कल कि भाई किस प्रकार आर्यंस आए, उन्होंने कैसे आर्यंस आए, 36 ट्राइब्स में से 5 आई, किस प्रकार रही, उनके क्या क्या हमारे यहां पर चेंजेस आई। हमारे यहां पर पहले कौन था? हरियाणा में आर्यंस का वैदिक काल का क्या क्या साक्ष्य मिला, नेशनल जीके में उनके क्या क्या साक्ष्य मिले, इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे कल हरियाणा के बारे में। ठीक है भाई, वर्ण व्यवस्था क्या आई, जाति प्रथा क्या थी, हम सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे कल वैदिक पीरियड में। क्लियर टू यू? इन सभी शब्दों के साथ मैं अब अलविदा चाहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।